हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन टू द न्यू लेक्चर। दिस इज दिलबाग वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी में। आज के इस लेक्चर में हम एक नई एज को शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे 1649 में प्यूरिटन ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था इंग्लैंड में, चार्ल्स फर्स्ट को मार के। They killed Charles I because Puritans consider Charles I was a lavish king. अपने प्लेजर के लिए पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा था, 100 ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स रखता था, अपने एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करता था, पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए कोई काम नहीं करता था। इसीलिए प्यूरिटन्स ने डिसाइड किया कि हम चार्ल्स फर्स्ट को मार देंगे, राइट? तो प्यूरिटन्स ने इकट्ठा होकर प्राइवेट मीटिंग करनी शुरू की। सिविल वॉर हो गया था 1642 में इंग्लैंड में, सिविल वॉर। और ये प्यूरिटन एक साथ इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने एक टाइम ऐसा आया 1649 में इनको मौका मिला और इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया। और चार्ल्स फर्स्ट को मारने के बाद प्यूरिटन एम्पायर इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हो गया। इस प्यूरिटन एम्पायर के और भी प्यूरिटन एज के काफी सारे नाम हैं। इसको हम आयरन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आयरन गवर्नमेंट एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड भी इसको बोलते हैं, आयरन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और एज ऑफ सेंट। This age is called Age of Saints and First Democracy. Why it is called the First Democracy? Because at that time in Puritan age there were no official king. King नहीं बना था इस टाइम पे कोई, लेकिन ओलिवर क्रोमवेल ओलिवर क्रोमवेल प्यूरिटन की कमान संभाल रहा था इस टाइम पे। अनऑफिशियल किंग था वो, मतलब ऑफिशियल कोई किंग नहीं था। ओलिवर क्रोमवेल को मिल्टन ने लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बोला है, ठीक है? तो ओलिवर क्रोमवेल ने यहाँ पे डिसीजन लेने शुरू किए, तो इसलिए इसको फर्स्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी किंग ऑफिशियल नहीं था। ओनली ऐसी एज है ये, इंग्लिश जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एकमात्र एक ऐसी एज है जहां पे कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, एज ऑफ सेंट, आयरन गवर्नमेंट, प्यूरिटन एज। ये पांचों इसी के नाम है, आपको अच्छे से याद करना है। टाइमलाइन 1649 टू 1660। अब इन प्यूरिटन्स ने क्या किया, जितने भी टफ रूल थे वो इंग्लैंड में अप्लाई कर दिए। अब इन्होंने किया क्यों ऐसा? क्योंकि ये जॉन कैल्विन की एक फिलॉसफी को फॉलो करते थे, कैल्विनिज्म। What was the philosophy of John Calvin or Calvinism? Born sinner. They consider we are born sinner. हम पापी पैदा हुए हैं और हमारा काम यहाँ पे अर्थ पे आके रिपेंट करने का है। पैराडाइज लॉस्ट आपने पढ़ा होगा, एडम और एव जिन्होंने सबसे पहले गॉड को डिसओबीडेंस किया, गॉड की अवहेलना की। गॉड ने उनको मना किया था कि आप लोगों को ये फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना है। फ्रूट ऑफ नॉलेज, इट इज बिलीव्ड द फ्रूट ऑफ नॉलेज वाज एन एप्पल फ्रूट। तो वो एप्पल का फ्रूट उन लोगों ने खा लिया। क्यों खाया था? क्योंकि सैटन ने उनको एनकरेज किया था। जब गॉड और सैटन के बीच में लड़ाई हुई थी, लड़ाई इस बात को लेकर थी कि सैटन बोलते हैं कि गॉड ही क्यों रूल कर सकते हैं हेवन पे, हम भी कर सकते हैं। तो दोनों की लड़ाई हुई, लड़ाई में हार जाते हैं और अपना बदला लेने के लिए उसने इनकरेज किया एडम और एव को। वो एप्पल का जो फ्रूट है वो खाने पे उनको विवश कर दिया, इतना उनको एनकरेज कर दिया और उन्होंने वो फ्रूट खा लिया। फ्रूट खाने के बाद गॉड गुस्सा हो जाता है। गॉड ने उनको एज ए पनिशमेंट, जितने भी सैटन की साइड से जो लोग थे वो सारे इंसेक्ट बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, और इनको एडम और एव को अर्थ पे फेंक दिया जाता है एज ए पनिशमेंट के तौर पे कि तुम अर्थ पे जाओ। पहले ये लोग एडम और एव इमॉर्टल होते थे, अमर होते थे, लेकिन अर्थ पे आने के बाद ये मॉर्टल हो गए
और गॉड ने उनको बोला कि एज ए पनिशमेंट तुम्हारी यही सजा है कि जितनी भी दुख और पीड़ाएं अर्थ पे होंगी वो तुम्हारी वजह से होंगी। ठीक है, ये फिलोसफी थी जॉन कैल्विन की। जॉन कैल्विन मानता था कि हमारे फोर फादर और फोर मदर, उनको गॉड ने पनिश करके अर्थ पे भेजा था रिपेंट करने के लिए, अपनी जो गिल्टी है उसको फील करने के लिए, कि तुम अब कोई किसी तरह का प्लेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थ पे जाके सिर्फ तुम्हें रिपेंट करना है। आने वाली जनरेशन को भी ये मैसेज देना है कि हमने जो गलतियां की है उसका जो भुगतान है वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐसा मानना था जॉन कैल्विन का, और ये जॉन कैल्विन की इस बोर्न सिनर वाली फिलॉसफी को फॉलो करते थे। इसीलिए प्यूरिटन्स ने जितने भी टफ रूल थे वो इंग्लैंड में अप्लाई कर दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, थिएटर ऑलरेडी क्लोज पड़े थे, थिएटर क्लोज थे तो इन्होंने थिएटर ओपन नहीं किए। ठीक है, पब्लिक पहले से ही फ्रस्ट्रेट थी थिएटर की वजह से, अब लोग किसी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते थे। उन्होंने फंक्शन सारे बैन कर दिए एक्सेप्ट टू मैरिज फंक्शंस। सिर्फ मैरिज फंक्शन को छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस बैन कर दिए। आप कलर ड्रेसेस नहीं पहन सकते, पार्टी में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते। कुछ इस तरह के रूल्स बनाई ताकि लोग एंटरटेनमेंट ना कर पाए, सिर्फ रिपेंट करें। इस तरह के रूल अप्लाई किए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाइन को भी बैन कर दिया। वाइन हालांकि इंग्लैंड में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज थी, क्योंकि टेम्परेचर कई बार माइनस में चला जाता है, तो ये लोग हैबिचुअल थे इस चीज के, वो चीज बैन कर दी। फिर लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। सिर्फ मैरिज फंक्शन बैन नहीं किया था क्योंकि ये लोग मानते थे, प्यूरिटन्स मानते थे कि वुमेन को कुछ नहीं पता सेल्वेशन के बारे में। हम लोग वुमेन से शादी इसलिए करते हैं ताकि उनको सेल्वेशन के रास्ते पे लेके जाया जाए। प्यूरिटन्स वुमेन को कंसीडर करते थे एक ऑब्जेक्ट की तरह, राइट, कि इनका सिर्फ घर पे काम करना है, इनको बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, इनको सेल्वेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये लोग वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है, तो सारी ऑलमोस्ट जितने टफ से टफ रूल हो सकते थे वो इन्होंने अप्लाई कर दिए ताकि लोग किसी तरह का एंटरटेनमेंट ना कर पाए। अब धीरे धीरे लोग इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए, प्यूरिटन से, क्योंकि एक तरह से वो घर में कैद होकर रह रहे थे, अपने ही घर में, घर से बाहर ढंग से वो नहीं घूम सकते थे। तब 11 साल में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और 1658 में इस ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है 1658 में। तब ओलिवर क्रोमवेल का जो जनरल होता है जॉर्ज मॉन्क, he deceived Puritans. George Monk deceived Puritans and made contact to exiled Prince Charles II. जब चार्ल्स फर्स्ट को मारा गया था तब उसका बेटा चार्ल्स सेकंड डर के फ्रांस भाग गया था। वहां से ये कांटेक्ट करता है, जॉर्ज मॉन्क कांटेक्ट करता है चार्ल्स सेकंड से कि तुम वापस आओ, पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, मोनार्की को रिस्टोर करो। तब चार्ल्स सेकंड एक बड़ी सी आर्मी लेकर वापस आता है, यहाँ बहुत सारे प्यूरिटन्स को वो मार भी देता है और अपना एम्पायर फिर से इस्टेब्लिश करता है। दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज स्टार्ट्स इन 1660 टू 1702। मोनार्की को रिस्टोर किया, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज, जो हमारी अगली एज होगी। ठीक है, तो अब इस एज में जिस तरह की राइटिंग लिटरेचर में जो लिखी गई है, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट क्यों लिखा है, वो यहां पे मैसेज दे रहा है चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट कि चार्ल्स सेकंड को मार दो। चार्ल्स सेकंड भी एक लेविस किंग का बेटा था, वो भी बहुत सारे अपने प्लेजर के लिए चीजों को यूज कर रहा था। तो चार्ल्स सेकंड को मैसेज, मतलब चार्ल्स सेकंड को मारने का पब्लिक को मैसेज दे रहा है पैराडाइज लॉस्ट, इसी पर्पज से मिल्टन ने लिखा है, और कोई खास पर्पज नहीं था मिल्टन का ये लिखने का। ठीक है, तो हम एक एक करके जो प्यूरिटन एज के जो पोइट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जॉन बनियन है, जॉन बनियन पे एक मैं सेपरेट अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। उसमें बहुत ही फेमस एक एलिगरी लिखी है, रिलीजियस एलिगरी है जॉन बनियन की 1678 की, द पिलग्रिम प्रोग्रेस।
3 बेस्ट एलिगरी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की। दांते की डिवाइन कॉमेडी, दूसरे नंबर पे आती है एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, और तीसरे नंबर पे ये जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678। इसको हम सेपरेट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम जॉन मिल्टन एज ए राइटर हम डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। 1674 में डेथ हो जाती है। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों बोला जाता है मिल्टन को? क्योंकि बहुत लंबे बाल रखता था वो, और इतना गोरा था, फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से, लंबे बाल रखने की वजह से इसको क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ता था, लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। विलियम ह्यूली है इसका एक बायोग्राफर है, विलियम ह्यूली। इन 1796 बायोग्राफी लिखी है, कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। किसने बोला है ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर? विलियम हेली ने। क्राइस्ट कॉलेज में इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था, ठीक है। और मिल्टन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था वुमेन को लेके, मतलब एक तरह से हम इसको ऑप्टिमिस्टिक कंसीडर नहीं करेंगे, बट खुद के मामले में वो एक ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि वो खुद मानता था कि वुमेन को नॉलेज नहीं होती इतनी, वुमेन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती थी इनके लिए। तो ये मानते थे कि वुमेन से हम शादी करते हैं ताकि हम उसको सेल्वेशन के रास्ते पे लेके जाएं। इसलिए मिल्टन ने 3 बार शादी की है। पहली बार मैरी पॉवेल से, वो सिर्फ एक 16 साल की लड़की थी और इसकी खुद की उम्र 34 थी। एट द एज ऑफ 34 मिल्टन मैरिड टू मैरी पॉवेल। अब ये मैरी पॉवेल को टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से मैरी पॉवेल भाग जाती है। इस टाइम पे मिल्टन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, क्योंकि प्यूरिटन्स का राज था, तो ये एमपी था, ये संसद में जाता है, पार्लियामेंट में जाके बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर भाग गई है। तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं जो दूसरे मेंबर होते हैं। तो ये उनको बोलता है कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, आज मेरे साथ हुआ है, आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम खुद मजाक बन जाओगे। तो वो लोग सोचते हैं कि बात तो ये ठीक कह रहा है। तो इन्होंने एक रूल बनाया कि जो भी महिला अपने हस्बैंड को बिना बताए घर से ऐसे भाग जाती है, उसके लिए एक पनिशमेंट दी गई, और पनिशमेंट क्या थी? डेथ पनिशमेंट। रूल बनते ही जैसे मैरी पॉवेल को पता चलता है वो वापस आ जाती है, लेकिन जॉन मिल्टन पहले की तरह ही उसको टॉर्चर करता है, और ये लड़की मैरी पॉवेल 16 साल की एज में, 16-17 साल की एज में कुछ टाइम बाद ही सुसाइड कर लेती है। शी डाइड, मैरी पॉवेल डाइड, एंड मिल्टन अगेन मैरिड कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक की भी डेथ हो जाती है। मिल्टन मैरिड 3rd टाइम विद एलिजाबेथ बेटी मिंसल। तीसरी बार एलिजाबेथ बेटी मिंसल से शादी कर लेता है जॉन मिल्टन, राइट। एट द एज ऑफ 44 मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन 1652। 1652 का एक बहुत फेमस सोनेट भी लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो एक एक करके हम इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से क्रिटिक ने जॉन मिल्टन के बारे में क्या बोला है? कुछ क्रिटिक हैं जिन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन का जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल है लिखने का। ड्राइडन ने इसको पोएट ऑफ सबलाइम बोला है। विलियम ब्लेक ने मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विलियम ब्लेक की पोएम है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसमें मिल्टन के बारे में बोला है ही वॉज ए ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, इसने सैटन को हीरो बनाया है, अननोइंगली हीरो बन गया है वो मैसेज देने के चक्कर में, ठीक है। जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को एज ए हीरो इसने खुद नहीं बनाया है, वो अननोइंगली बन गया है उसमें, ऐसा बोला है विलियम ब्लेक ने। मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल, ये जो ग्रैंड स्टाइल है ये एक बुक भी है, तो यहां ये रेफरेंस है क्रिस्टोफर रिक। क्रिस्टोफर रिक ने मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है उस पे एक बुक लिखी है, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट स्कॉलर, ही रीड इन क्राइस्ट कॉलेज, शी हैड, ये तो हो गया सारा। 1638 में
ये हाईलैंड के टूर पे गया था जॉन मिल्टन। पहले के टाइम पे देखो एंग्लो सेक्शन से ही ये एक कस्टम चला रहा था, एक रिवाज था कि इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए, इंटेलेक्चुअल लर्निंग के लिए जो स्कॉलर होते थे वो हाईलैंड नाम की जगह पे टूर पे जाते थे। तो ये भी 1638 में टूर पे था। तो इसको एक लेटर मिलता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, अपने कंट्री के लोग हैं वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। उस टाइम पे राज किसका था? चार्ल्स फर्स्ट का, कि फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं हम, तो तुम हाईलैंड के टूर पे जा रहे हो। तो ये अपना ट्रिप कैंसिल कर देता है और बोलता है हाउ आई बी सो मीन टू ट्रेवल फॉर इंटेलेक्चुअल गेनिंग वाइल माई कंट्री मैन आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, कि मैं कैसे इतना घटिया हो सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए मैं टूर पे जा रहा हूं और मेरी कंट्री के लोग वो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो वो अपनी ट्रिप को कैंसिल करता है और वापस इंग्लैंड में आ जाता है। आने के बाद फिर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। 1642 में सिविल वॉर हो जाता है और ये 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मार देते हैं। राइट? अब हम इनकी पोएम्स की, इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इनके वर्क्स क्रोनोलॉजी में याद करने हैं। इट मीन्स आपको डेट याद करनी है, डेट इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है द नेटिविटी ओड 1629 में। इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बात की है, जीसस क्राइस्ट का पर्पस क्या था अर्थ पे आने का, क्या मोटो था, ये बात की है फर्स्ट नेटिविटी ओड में। नेक्स्ट लिखा है ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज 23rd बर्थडे 1631 में। ये एक पेटाचन सोनेट है जिसको ऑक्टेव और सस्टेट में लिखा गया है 8+6 लाइन में। ये पुराने वाला स्टाइल यूज किया है सोनेट लिखने के लिए जॉन मिल्टन ने। इसकी ओपनिंग लाइन है हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ, कि कितनी जल्दी मेरा जो यूथ है वो चला गया है। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 320th ईयर, कि इतने जल्दी कैसे इस समय ने मेरे 23 साल चुरा लिए हैं जीवन की। इट मीन्स उसके 23 साल चले गए थे और उसने अब तक कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, ऑक्टेव सस्टेट में लिखा गया, लेकिन लास्ट में वो कंक्लूड कैसे करता है, आई डिड नथिंग फॉर गॉड सर्विस, कि मैंने गॉड की सर्विस के लिए कुछ नहीं किया। लास्ट वाली 6 लाइन में बोल रहा है ही सेज आई विल राइट समथिंग विद विल ऑफ गॉड, कि मैं कुछ भगवान के लिए लिखूंगा, विल ऑफ गॉड के लिए लिखूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने 23 साल अपनी लाइफ के वेस्ट कर दिए हैं, तो मैंने कुछ खास नहीं किया है गॉड की सर्विस के लिए। ऐसी बात की है ऑन हिज 23rd बर्थडे में मिल्टन ने। नेक्स्ट है एल एलेग्रो। एल एलेग्रो और एल पेंसोरेसो ये कंपेनियन पोएम है। ये एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल में लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, पेस्टोरल, इकोलॉग, बिकोलिक सेम चीजें होती है, जहां पे नेचुरल सराउंडिंग्स की बात की जाती है, सेफर्ड्स की बात की जाती है, कंट्री साइड एरिया हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें मेंशन की जाती है, उसको हम पेस्टोरल बोलते हैं, पेस्टोरल पोएम। एल एलेग्रो इसका मतलब है द हैप्पी मैन, सिर्फ इतना याद करना है, 1645 में है ये। एल पेंसेरोसो है, इसका मतलब है थिंकर और द सीरियस मैन। इट इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन। इट डील्स विद मॉर्निंग सीन, इवनिंग सीन एंड ग्लोमी इवनिंग। एल पेंसोरेसो में बात की है इवनिंग के बारे में, मॉर्निंग का सीन है, मतलब नेचुरल चीजों की बारे में ही इसने बात की है दोबारा फिर एल पेंसोरेसो में। नेक्स्ट आता है इसके बाद कॉम्यूस, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल। ये फुल टाइटल है इसका, मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल 1634। इट इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, चेस्टिटी। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन Michaelmas 1634 before John Egerton, first Earl of Bridgewater at Ludlow Castle। पहले पूछा गया ये क्वेश्चन कहां पे उसको प्रेजेंट किया गया है, लुडलो कासल में। दिस प्लॉट कंसर्न टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, दो भाइयों के बारे में है। उसकी एक बहन है, वो जंगल में खो जाती है, ये उनको ढूंढते हैं। तो एक मैजिशियन होता है, वो उसको, लड़की को एक ड्रिंक ऑफर करता है पीने के लिए, मतलब वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करना चाहता है, लेकिन वो लड़की, वो लेडी है, वो मना कर देती है। और ये दोनों भाई पहुंच जाते हैं फिर वहां पे और रीयूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में ये है कॉम्यूस। इसकी एक बार बेसिक समरी आपको पढ़नी है, राइट। चलो नेक्स्ट है लेसिडस। लेसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है, किसकी डेथ पे लिखी गई है,
एडवर्ड किंग, इसी का एक फ्रेंड है। 1638 में इसको पब्लिश किया गया है। इट वॉज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, फ्रेंड ऑफ मिल्टन। लेसिडस इज एन एलिजी, नॉट ओनली एलिजी, इट इज पेस्टोरल एलिजी। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेस्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सा पेस्टोरल एलिजी है। लाइक लेसिडस हो गया, पीबी सेले का, अडोनियस हो गया, जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा गया है। तो आगे काफी सारी और एलिजी आएगी, तो ये साथ साथ याद रखना, ये पेस्टोरल एलिजी है लेसिडस 1638 की। उसके बाद है एरोपेजिटिका, ये मिल्टन की एकमात्र ऐसी बुक है जिसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, एक्सप्रेशन की बात की है। ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ठीक है, जिनको लाइसेंस नहीं मिला हो लेकिन वो भी प्रिंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644 की बुक है ये, डेट इज इंपॉर्टेंट। Aeropagitica is among history's most influential and impassioned philosophical defense of principle of right to defend of speech, right to defend of speech and expression, right। यहां पे बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। जैसे आज के टाइम पे फ्रीडम है, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, जर्नलिस्ट है वो अपनी आवाज, मतलब पब्लिक मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठा सकती है। ऐसी ही बात की थी जॉन मिल्टन ने बहुत पहले, जो आज के टाइम पे है, ठीक है। ये कुछ सालों तक ये बुक बैन रही, बाद में बैन अपलिफ्ट हो गया, उसके बाद इसको प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है आइकनोक्लास्टस। आइकनोक्लास्टस मींस ब्रेकर ऑफ द आइकन। ये किसी के रिप्लाई में लिखा है, बिशप गॉर्डन ने एक वर्क लिखा था आइकॉन बेसिलाइक। आइकॉन बेसिलाइक इट मींस इमेज मेकर, और इमेज मेकर यहां पे कौन है, इमेज मेकर है यहां पे जॉन मिल्टन, सॉरी, इमेज मेकर है यहां पे चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट इमेज मेकर है। इसने आइकॉन बेसिलाइक में बिशप गॉर्डन ने चार्ल्स फर्स्ट को बहुत ज्यादा प्रेज किया है कि उसने कंट्री के लिए क्या नहीं किया, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। प्यूरिटन्स ने चार्ल्स फर्स्ट को मारकर गलत काम किया है। तो रिप्लाई में आइकनोक्लास्टस लिखता है जॉन मिल्टन, उसमें बोला है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा था, लेविस किंग था, इसलिए हमने उसको मार के अच्छा काम किया है। इसमें ये बोल रहा है ऐसे आइकनोक्लास्टस में, मतलब इसका रिप्लाई कर रहा है बिशप गॉर्डन का इसमें, राइट। चलो नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में 100 थीम्स यूज की है मिल्टन ने। 100 थीम्स हैं, 60 टेकन फ्रॉम बाइबल, 60 थीम बाइबल से ली गई है, और 33 फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, 5 फ्रॉम स्कॉटिश लिटरेचर, 2 फ्रॉम ओरिएंटल मिथ, 100 थीम यूज की है। और जो मेन थीम है इसकी, जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसकी जो थीम है फॉलन, हाँ, फॉल ऑफ मैन, ये इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, फॉल ऑफ मैन, कैसे फॉल होता है मैन का, और जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये भी एक थीम है इसकी, इंपॉर्टेंट लिखो। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली थीम है, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूं, एक बार इसको नोट कर लेना। पैराडाइज लॉस्ट में है क्या, एडम और एव की स्टोरी, कि कैसे सैटर्न इनको एनकरेज करता है, गुड एंजल और बैड एंजल, इट मींस गॉड और
सैटर्न के बीच में फाइट होती है। वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि गॉड ही क्यों हेवन पे रूल कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, सैटर्न ऐसा बोलता है। सैटर्न मतलब लूसीफर नाम है उसका। तो वो गॉड से फाइट करते हैं। गॉड थंडर स्ट्राइक का यूज एज ए वेपन, जो बिजली कड़कती है उसका यूज करके उनको एक ऐसी डार्क जगह पे फेंक देते हैं। डार्क एंड डिसमल प्लेस मींस हेल, हेल में फेंक देते हैं। अब जो लूसीफर है, लूसीफर अपने जो दूसरे जो एंजल हैं लाइक मेफिस्टोफिलिस है, बेल्जीबब है, मेलोच है, उनको एक एक करके उठाता है और वो बोलता है अराइज अवेक, अराइज अवेक और बी फॉर एवर फॉलन। अराइज अवेक और बी फॉर एवर फॉलन, या तो उठ जाओ या फिर हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। हमें अपना बदला लेना है, गॉड से लड़ना है। तो वो बोलते हैं वापस कि हम तो पहले से ही ऐसी जगह पे पड़े हुए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम इतने कमजोर हो गए हैं। फिर सैटर्न उनको इनकरेज करता है टू बी वीक, इज टू मिजरेबल। ये तो पीड़ित लोगों का काम है वीक होना। हम वीक नहीं हैं, हम फाइट नहीं हारे हैं। क्या हुआ, एक छोटी सी लड़ाई हम हार गए तो नेक्स्ट कोटेशन बोलता है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, all is not lost. The unconquerable will, the study of revenge, immortal hate and courage, never to submit or to yield. पूरी कोटेशन है, ये इतना लिखोगे तब एक बार गूगल पे चेक कर लेना, ये पूरी लाइन आ जाएगी कि क्या हुआ। हम लड़ाई, एक लड़ाई हार गए हैं तो सब कुछ नहीं हारे हैं, अभी भी बहुत कुछ बचा है। तुम उठो और हम फाइट करने के लिए जाएंगे। फिर बोलता है it is better to serve, it is better to reign in hell than to serve in heaven. एक कहावत है कि किसी 5 स्टार होटल में नौकरी करने से अच्छा है किसी ढाबे के मालिक बन जाओ। यहां सैटर्न इनकरेज कर रहा है अपने लोगों को कि इससे अच्छा हम हेल पे रूल कर लेंगे। मतलब हेवन में सर्व करने से अच्छा है हम हेल पे रूल कर ले, लेकिन हम सर्व नहीं करेंगे, करेंगे तो राज करेंगे, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। तो अब एक एक करके वो लोग खड़े होते हैं, खड़े होके दोबारा से लड़ने के लिए जाते हैं। फिर गॉड उनको फिर हरा देते हैं। अब सैटर्न गिव अप नहीं करने वाला, लूसीफर गिव अप नहीं करने वाला। लूसीफर फिर सोचता है कि कैसे कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ तो चोट पहुंचे गॉड को। तब वो एडन गार्डन में पहुंचता है जहां पे एडम और ईव रहते थे, और वो वहां जाके पहले तो वो जाने की कोशिश करता है वहां पे अंदर। तो जो गार्ड होता है वो उसको भगा देता है। एक एक कैरेक्टर का नाम आपको पढ़ना है, उसमें से कौन वहां पे गार्ड था, किसने क्रिएशन की स्टोरी बताता है, कौन वॉर के लिए सजेस्ट करता है कि अनदर वॉर किया जाए, कौन इस इनकी तरफ से सैटर्न की तरफ से गॉड की तरफ जाके मिल जाता है। कैरेक्टर आएंगे उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनकी देखना, कैरेक्टर पढ़ लेना एक बार। किसी भी ऑनलाइन कोई भी जो वेबसाइट है उस पर आप कैरेक्टर इनकी लिखोगे, लिस्ट आ जाएगी कैरेक्टर की, तो लिस्ट देख के नाम लिख के और आगे क्या क्या उन्होंने किया है, क्या रोल है उनका, ये सारा लिख लेना, ठीक है। अब एडम एंड ईव के पास वो एक बार तो उसको भगा दिया जाता है, बाद में वो मिस्ट बनता है, फॉग बन जाता है, धुआं बन जाता है और एक बादल बन के एडन गार्डन में प्रवेश कर जाता है। अब एडन गार्डन में जाके एडम और ईव को एनकरेज करता है, बेस्ट स्पीच डिलीवर करता है कि तुम्हें नॉलेज के बिना तुम तो वैसे भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारी क्या लाइफ है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जिंदगी का। तो इस तरह से वो इनको इनकरेज कर लेता है और वो ईव एप्पल का फ्रूट खा लेती है। तो एडम को भी लगता है कि इसने अगर ऐसा कर दिया है तो गॉड पनिश करेंगे, तो एटलीस्ट इसको अकेली को नहीं करेंगे,
तो साथ में मैं भी खा लेता हूँ, तो वो भी उस एप्पल फ्रूट को खा लेता है। इस तरह से गॉड उनको पनिश करता है, अर्थ पे फेंक देता है कि जितनी दुख और पीड़ाएं होंगी वो तुम्हारी वजह से होंगी, और अब तुम्हें वहां जाके रिपेंट करना है, राइट। अब यहां जो मैसेज दिया है, सैटर्न बिकेम हीरो अननोइंगली। सैटर्न बार बार लड़ने के लिए बोल रहा है, तो चार्ल्स फर्स्ट को जब इन्होंने मार दिया था, चार्ल्स सेकंड ने मोनार्की को रिस्टोर किया। आने के बाद जॉन मिल्टन को उसने जेल में डाल दिया, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को मारने के लिए मिल्टन का भी हाथ था। जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा है। सैटर्न बार बार लड़ने के लिए बोल रहा है, तो वो लोगों को मैसेज दे रहा है कि तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है चार्ल्स सेकंड से। ये पब्लिक के लिए मैसेज था, ये मेन मोटिव था पैराडाइज लॉस्ट लिखने का मिल्टन का, राइट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, और कुछ एक कोटेशंस है, ये आपको याद करनी है अच्छे से। और एक चीज और याद रखना, बुक 1 है यहाँ, जो बुक 1 है जो शुरू होती है, उसमें 1 से 16 लाइन लिखी गई है, वो सिंगल सेंटेंस में है, एंड 16 to 30 ओनली 2 सेंटेंस। इट मीन्स बीच में कोई भी फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं किया, लाइनें शुरू कर दी, 16 लाइनों के बाद एक फुल स्टॉप आया। इट मीन्स 16 लाइन में सिर्फ 16 जो सेंटेंस लिखे गए हैं उसमें सिर्फ एक ही लाइन यूज की है मिल्टन ने, ठीक है, और अगली 16 से 30 तक दूसरी को यूज किया गया है। इसका सेकंड एडिशन आया, इसमें टोटल 10 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन आता है 1674 में। 2 बुक्स और इनलार्ज कर दी जाती है, इसमें टोटल हो गई 12 बुक्स। इसमें टोटल 12 बुक्स लिखी हुई है, जो नेक्स्ट वाला 1674 वाला वर्जन है वो, राइट। ठीक है, चलो ये पैराडाइज लॉस्ट के बारे में है। नेक्स्ट आता है पैराडाइज रीगेन 1671। इट वॉज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिल्टन। मिल्टन का एक फ्रेंड है, रिक्वेस्ट करता है थॉमस एलवुड। थॉमस एलवुड की रिक्वेस्ट पे इसको लिखा गया है। ये 4 पार्ट्स में है। इट टेल्स अस हाउ टू लिव लाइफ, बट इट वॉज ए फेल्ड बुक। हीरो कौन है इसमें? क्राइस्ट। क्राइस्ट इज हीरो। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद सैमसन एगोनिस्टिस 1671। इसके कुछ की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टर के नाम याद करने। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल। ये ऑटोबायोग्राफी है मिल्टन की। मिल्टन ने खुद इसको बोला है दैट इज ए ड्रामेटिक पोएम, दैट इज ड्रामेटिक पोएम, और एक क्लोजेट ड्रामा भी इसको बोलते हैं। क्लोजेट ड्रामा जिसको सिर्फ रीड करने के पर्पज से लिखा जाता है, परफॉर्म करने के पर्पज से नहीं, उसको हम क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना। सैमसन है इसमें जो मेन कैरेक्टर है। सैमसन imprisoned and blinded by Philistines in Gaza laments his state nothing that the person who was supposed to save Israel from the Philistines. Philistine has now become their slave. He explained that his blindness is by far the hardest aspects of his imprisonment, as he feels cut off from God's creation. यहाँ पे सैमसन की एक बिलव्ड होती है जिसका नाम है डेलिया। डेलिला नाम है। डेलिला इज बेस्ड ऑन मिल्टन्स थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मेंशन, और ये उसको धोखा देती है, ठीक है। डेलिला उसको चीट करती है, जिसकी वजह से ये फिलिस्टाइंस उसको बंदी बना लेते हैं और उसको ब्लाइंड कर देते हैं। तो गाजा में उनको बंदी बना के रखा जाता है। ये उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है एक तरह से मिल्टन की। इसकी बेसिक समरी आपको पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लोजेट ड्रामा है, ड्रामेटिक पोएम है और ऑटोबायोग्राफी है।
तीन ये इसके की फैक्ट्स हैं। उसके बाद है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, 1651 में इसको पब्लिश किया गया है। इसका मतलब है जॉन मिल्टन एन इंग्लिश, हाँ, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। It was a piece of propaganda and made political argument in support of what was that time the government of England। मतलब अपनी जो पब्लिक है, इंग्लैंड की जो पब्लिक है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये वर्क लिखा है, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। जस्ट टाइटल ही याद करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इट मीन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाला है ये 1652 में। 1652 में मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया था एट द एज ऑफ 44। तब ये लिखता है ऑक्टेव सस्टेट में कि गॉड ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी जो आंखों की रोशनी है वो भी चली गई है। तो स्टार्टिंग की जो 8 लाइनें हैं ऑक्टेव वाली, उसमें वो गॉड से कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, गॉड को दोष दे रहा है। अगली जो 6 लाइनें हैं सस्टेट, उसमें फिर ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है कि गॉड ने मेरे साथ जो भी किया है मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन गॉड ने मुझे एक डिवाइन पावर दी है। वो डिवाइन पावर है पोइट्री लिखने की, राइटिंग की पावर। तो मैं गॉड के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखूंगा, गॉड के ऑनर में, गॉड को सर्व करने के लिए, राइट। और इसमें एक बहुत फेमस लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि उनका भी दिन आता है जो खड़े रहते हैं, मैदान में बने रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए और सही समय का इंतजार करते हैं। दोज ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये मोस्ट कोटेड कोटेशन है, एक बहुत फेमस लाइन है, पेपर में पहले भी पूछी गई है कि ये किसने लिखी है या फिर कहाँ से आती है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का आपको इतना ही करना है। कुछ और दूसरे टाइटल मिलते हैं तो वो आप एक बार लिख लेना, थोड़ा थोड़ा उनकी थीम देख लेना क्या है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको आप रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए जो प्यूरिटन पोएट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।